हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके आगामी जो पेपर होने वाले, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, अभी आपका जो कि आपका यूपी ट्रिपल एस पीईटी का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो उन्हीं के बेसिस यानी प्रीवियस ईयर के आधार पर हम क्वेश्चन लेकर आते हैं। और एक चीज़ आपको और बता दें कि आपके सामने कुछ ही दिनों में आपके लिए फिर से मतलब शुरू से एसएससी जीडी की मतलब प्रैक्टिस सेट के रूप में हम डेली आपको 20 क्वेश्चन मैथ, जो कि आपके दीपक सर के द्वारा, और 20 क्वेश्चन रीजनिंग की बात करें जबकि आपके योगेश सर के द्वारा, और 20 क्वेश्चन आपके हिंदी जो कि आपके किसके द्वारा, जयशंकर सर के द्वारा, और 20 क्वेश्चन हमारा जो आपका जीएस। ठीक है, तो आपको डेली आपको कुछ ही दिनों में आपको एक न्यूज़ मतलब नए सीरीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम उसके लिए अभी आपको पहले नोटिफिकेशन बता दिया जाएगा, मतलब उसके बारे में जानकारी बता दी जाएगी कब से वीडियो मतलब आपके सामने आएगा। ठीक, तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ आज के बढ़ते हैं। और जो आपका एसएससी जीडी के बारे में, उसके बारे में भी मतलब अभी आपको दीपक सर कुछ ही समय में आपके सामने बता देंगे। ठीक, तो चलिए अपना प्रैक्टिस से आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि शब्द श्वेतांबर डैश से जुड़ा हुआ है। जबकि श्वेतांबर शब्द है वो किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन यदि आपका सिख धर्म, ऑप्शन बी दी आपका जैन धर्म, ऑप्शन सी दी आपका बौद्ध धर्म, और ऑप्शन डी दी आपका यहूदी धर्म। ऑप्शन डी किया जाए है यहूदी धर्म। ठीक, इसकी बात कर रहा है श्वेतांबर। तो अगर पूछे श्वेतांबर शब्द जो है मतलब किस धर्म से जुड़ा है, तो आपके जैन धर्म से जुड़ा है। किस धर्म से जुड़ा है, आपके जैन धर्म से जुड़ा है। ठीक है, अगर हम पूछे जैन धर्म टोटल आपके कितने मतलब कितने तीर्थकर हुए थे, टोटल आपके 24 तीर्थकर हुए थे। किसमें, जैन धर्म में आपके टोटल 24 तीर्थकर हुए थे। अगर पूछे इस 24 तीर्थकर के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मिलती है आपसे एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है आपका कल्पसूत्र। अगर पूछे किसकी पुस्तक है, तो आपके भद्र बाहु की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, भद्र बाहु की पुस्तक कौन सी है, कल्पसूत्र, जिसमें आपके 24 तीर्थकरों के बारे में आपकी जानकारी मिलती है। ठीक, पहले तीर्थकर की बात करें, पहले तीर्थकर कौन थे, तो पहले तीर्थकर थे आपके ऋषभ देव ये थे आपके पहले तीर्थकर। ठीक है, और 24वें तीर्थकर की बात करें कौन थे, तो ये थे आपके महावीर स्वामी थे। कौन थे, महावीर स्वामी आपके कौन थे, 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, कभी कभी 23वें पूछ लिया जाता है। अगर 23वें की बात करें, 23वें तीर्थकर कौन थे, तो इसमें तीर्थकर थे आपके पार्श्वनाथ। कौन थे, तो इसमें तीर्थकर थे आपके पार्श्वनाथ। ठीक, पार्श्वनाथ आपके जो थे आपके 23वें तीर्थकर थे। 24वें थे आपके महावीर स्वामी थे, और पहले थे आपके ऋषभ देव थे। ठीक है, पूछा था श्वेतांबर शब्द जो आपके जैन धर्म की बात करें, जैन धर्म जो आपके मतलब 2 भागों में विभाजित था। किसमें था आपका श्वेतांबर, क्या था, श्वेतांबर। ठीक है, श्वेतांबर। एक था आपका दिगंबर। ठीक, श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में आपका कौन था, जैन धर्म जो था आपका विभाजित था। ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों की बात करते हैं, आपके सफेद वस्त्र धारण करते थे, सफेद वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, और ये आपके उत्तर में ही रहे, और दिगंबर जो थे आपके नग्न रहते थे, और ये दक्षिण चले गए थे। ठीक, तो श्वेतांबर शब्द का मतलब किससे जुड़ा है, तो आपके जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है। उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है। ऑप्शन यदि आपका अंग्रेजी, ऑप्शन बी दी आपका भोजपुरी, ऑप्शन सी दी आपका उर्दू, और ऑप्शन डी दी आपका हिंदी। तो अगर पूछे निम्न में से कौन से उत्तर प्रदेश की, कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की पूछे पहली राज्य की भाषा कौन सी, तो पहली हो जाएगी आपकी हिंदी, और दूसरी पूछे दूसरी हो जाएगी आपकी उर्दू। कौन सी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी आपकी उर्दू। ठीक है, अगर पूछे हिंदी को अगर पूछे उत्तर प्रदेश में कब शामिल, मतलब उत्तर प्रदेश का कब भाषा बनाया गया, तो उत्तर प्रदेश में अगर भाषा किस कह रहे हैं, हिंदी की से अक्टूबर 1947 में आपके देवनागरी लिपि, कौन सी इसकी लिपि, हिंदी की लिपि अगर पूछे क्या है, तो देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में अगर पूछे कब मतलब दर्जा दिया गया, तो अक्टूबर 1947 में। कब, 19 अक्टूबर 1947 में से
मतलब देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी राजभाषा को रूप में घोषित किया गया। और पूछे मतलब हर कार्यालय में लागू मतलब अनिवार्य कब से किया गया उत्तर प्रदेश में, तो किया गया था 1968 से। 1968 से इसे मतलब हर जगह मतलब लागू कर दिया गया था, ठीक है। और उर्दू को अगर से दूसरा राज्य का मतलब राज्य का दूसरी भाषा का दर्जा अगर पूछे कब दिया गया, तो दिया गया था 1989 में। 1989 में इसे दिया गया था। और हिंदी को आपको 1968 में जो कि अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया था, ठीक। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर होता है। अगर हम किसकी बात करते हैं लेते हैं हम भाषा, अगर बात करें किसकी भाषा की, अगर पूछे भारतीय संविधान के किस अनुसूची में अगर से पता है भाषाओं के बारे में बात की गई, तो 8वीं अनुसूची में। किसमें है? 8वीं अनुसूची है आपकी, 8वीं अनुसूची है, ठीक है। अगर मूल संविधान में कितनी भाषाओं को उल्लेख था? टोटल आपके 14 भाषा थे। कौन कौन मतलब टोटल अगर कितने भाषा थे? 14 भाषा थे। अगर हम इन 14 भाषाओं के बारे में बात करें, 14 भाषाओं की बात करें, तो एक तरफ देख लेते हैं आपके क्या हो गई, कश्मीरी हो गया, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, ठीक है, आसामी, आसामी की बात है आपका उड़िया, गुजराती, मराठी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उर्दू और संस्कृत। ये आपके कितने हो गए? टोटल 14 भाषा। कौन कौन से हो गया? कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उर्दू और संस्कृत। आपके 14 भाषा जो कि आपके मूल संविधान में आपके दिए हुए थे, ठीक है। और पीछे वर्तमान संविधान में टोटल कितनी भाषा हैं? वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में थे आपके, वर्तमान कितने? तो वर्तमान में आपके 22 भाषा। कितनी भाषा हैं? वर्तमान में आपके 22 भाषा दिए हैं, ठीक। तो ये हो गया आपकी 14 भाषा। 15वीं भाषा 21वें संविधान संशोधन के तहत कौन से जोड़ी गई? ये आपकी सिंधी जोड़ी गई थी। कौन सी? सिंधी आपकी एक मतलब 15वें नंबर की भाषा आपकी जोड़ी गई थी। इसके बाद आपके 71वें संविधान संशोधन से आपके 3 भाषा जोड़ी गई थी। कौन कौन सी थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। मणिपुरी और कोंकणी ये आपके 3 भाषा आपके 71वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई, ठीक। इसके बाद आपके 92वें संविधान संशोधन, किससे? 92वें संविधान संशोधन आपके 4 भाषा जोड़ी गई। कौन कौन सी थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। मैथिली, संथाली आपकी 4 भाषा आपके 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। तो टोटल कितनी भाषा हो गई आपकी? 22 भाषा वर्तमान में आपके किसमें है? आपके भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में। किसमें? 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाओं का वर्तमान में उल्लेख है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी भाषा है। पहले कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उर्दू, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। आपकी टोटल आपकी कितनी भाषा हो जाएगी? आपकी 22 भाषा हो गई, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका जल स्रोत है ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? ऑप्शन दिया आपका बाल्टिक सागर, ऑप्शन भी दिया आपका बेरिंग सागर, ऑप्शन सी दिया आपका लाल सागर और ऑप्शन दिया आपका तस्मान सागर। अगर हम किसकी बात करें? बाल्टिक सागर की बात करें तो बाल्टिक सागर जो है, बाल्टिक सागर और एक सागर है, कौन सा है आपका? उत्तरी सागर। बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को अगर पूछे कौन सी नहर अगर से अलग करती है, इससे कील नहर अलग करती है। कौन सी? कील नहर जो है आपकी बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से अलग करती है। अगर हम बेरिंग जल संधि की बात करें तो बेरिंग सागर जो है आपके इसे बेरिंग सागर जो है ये अलास्का, किसे? अलास्का और रूस, अलास्का और रूस को अलग करती है। अलास्का और रूस को अलग करती है। अलास्का किसका भाग है? आपके अमेरिका का भाग है, ठीक। लाल सागर की हम बात करें, लाल सागर और भूमध्य सागर, लाल सागर और
भूमध्य सागर को कौन से मतलब नहर अलग करती है, तो आपके स्वेज नहर, स्वेज नहर, ठीक। स्वेज नहर जो आपके लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और तस्मान सागर जो आपके किसको, न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अगर से हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इसके ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कुछ इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे आपका न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड के दो द्वीप है, एक है आपका उत्तरी द्वीप है, एक है आपका दक्षिणी द्वीप है, दक्षिणी द्वीप है, ठीक। और यहाँ पर जो है ये आपका तस्मान सागर है, क्या है, तस्मान सागर है, ठीक है। ये है आपका तस्मान सागर, कौन सा, ये है आपका तस्मान सागर। और इसकी बात करते हैं ये कौन सा सागर, मतलब तस्मान सागर है ये जो आपके किसको, ऑस्ट्रेलिया को, ये आपके ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करती है, ठीक है। और अगर हम पूछे किसकी, उत्तरी सागर, मतलब न्यूजीलैंड के उत्तरी सागर और दक्षिणी सागर को अगर पूछे कौन से जल संधि द्वारा अलग किया जाता है, तो आपके कुक जल संधि है। कहाँ, कौन सी जल संधि है, ये है आपकी कुक जल संधि, कुक जल संधि, कुक जल संधि द्वारा किसको अलग किया था, न्यूजीलैंड के उत्तरी सागर और दक्षिणी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी द्वीप को, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को किस जल संधि द्वारा अलग किया जाता है, तो आपको कुक जल संधि द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, कुक जल संधि द्वारा अलग किया जाता है। अगर हम न्यूजीलैंड की बात कर लें, किसकी, न्यूजीलैंड की बात कर लें, किसकी, न्यूजीलैंड की बात कर लें, ठीक है। अगर पूछे न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज किए थे आपके कैप्टन कुक। कौन किए थे, कैप्टन कुक ने इसकी खोज किए थे। किसकी, न्यूजीलैंड की खोज पूछे किसने किया, कैप्टन कुक। कब किया था, 1769 में, 1769 ईस्वी में इसकी खोज किसने किया था, कैप्टन कुक ने 1769 ईस्वी में इसकी खोज किए थे। और न्यूजीलैंड को बात करें तो न्यूजीलैंड को पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है, पूर्व का ब्रिटेन किसे कहते हैं, न्यूजीलैंड को पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है। यहाँ के जो मूल निवासी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मूल निवासी को क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है आपको माओरी। कभी कभी पूछा है माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आपके कहाँ पर हो जाएगी, न्यूजीलैंड में हो जाएगी, ठीक है। अगर पूछे न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये आपकी बैकाटो नदी है। कौन सी नदी है, बैकाटो नदी, जो आपकी न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है, बैकाटो नदी है। यहाँ के घास के मैदान क्या कहते हैं, घास के मैदान आपको कैंटाबरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कैंटाबरी घास के मैदान कहलाते हैं, ठीक है। कैंटाबरी घास के मैदान कहलाते हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट कुक है। क्या है, माउंट कुक जो आपके न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। और न्यूजीलैंड की राजधानी की बात करें तो क्या है, वेलिंगटन है, जबकि आपके विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है, विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत जब ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है, तो आपके तस्मान सागर है। कौन है, तस्मान सागर, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक। तो अगर हम न्यूजीलैंड के बारे में बात कर रहे थे, न्यूजीलैंड को मतलब खोज किसने किया, कैप्टन कुक ने 1769 में किया था। इसे न्यूजीलैंड को पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है। यहाँ के मूल निवासी क्या कहलाते हैं, माओरी को क्या कहते हैं, यहाँ के मूल निवासी को क्या कहते हैं, माओरी कहते हैं। यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बैकाटो नदी है। घास के मैदान कैंटाबरी, यानी ये शीतोष्ण घास के मैदान है, ठीक। और इसकी बात करें, इसकी राजधानी आपकी वेलिंगटन, क्या है, राजधानी क्या है, वेलिंगटन है, जो कि आपके विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। और न्यूजीलैंड का सबसे ऊंची मतलब चोटी क्या है, तो माउंट कुक है, ठीक। सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट कुक है। न्यूजीलैंड के दो द्वीपों में बटा है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। ये दोनों द्वीपों को कौन से जल संधि द्वारा जोड़ा या अलग किया जाता है, कुक जल संधि द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया विश्व तपेदिक दिवस, ठीक है, कब प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। ऑप्शन दिया आपका 24 सितंबर, ऑप्शन बी दिया आपका 24 जनवरी, ऑप्शन सी दिया आपका 24 अप्रैल और ऑप्शन डी दिया 24 मार्च, ठीक।
इसके बाद अगर विश्व तपेदिक दिवस यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है। टीबी दिवस की बात करें कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपके वर्ष के 24 मार्च को, प्रत्येक 24 मार्च को टीबी दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम और दिवस की बात कर लें, जैसे मतलब बीमारी से या स्वास्थ्य से रिलेटेड दिवस की बात करें, जैसे हो गया आपका विश्व मलेरिया दिवस। कौन सा? विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है आपको 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अगर पूछे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए बात करें तो विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपको 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। एक आपका विश्व हृदय दिवस। विश्व हृदय दिवस अगर पूछे विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 29 सितंबर को। 29 सितंबर को। अब पूछे विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर को। ठीक, तो हो गया आपके मतलब इससे पहला पूछा था विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च। विश्व मलेरिया दिवस कब हो गया? 25 अप्रैल हो गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब हो गया? 7 अप्रैल हो गया। विश्व पोलियो दिवस की बात करते हो गया आपके 24 अक्टूबर। और विश्व हृदय दिवस की बात करते हैं हो गया आपका 29 सितंबर। और विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम जो है आपका महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? ऑप्शन दिया आपका सेवाग्राम, ऑप्शन भी दिया आपका टॉलस्टॉय फार्म, ऑप्शन सी दिया आपका पवनार आश्रम, और ऑप्शन डी दिया आपका साबरमती आश्रम। ऑप्शन डी क्या दिया है? साबरमती आश्रम। तो उसे कौन सा आश्रम जो था आपका महात्मा गांधी द्वारा नहीं स्थापित किया गया था? तो ये आपका पवनार आश्रम था। कौन था? पवनार आश्रम था, जो कि आपके महात्मा गांधी द्वारा नहीं स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये किया गया था आपका विनोबा भावे के द्वारा। विनोबा भावे के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, अगर पूछे पवनार आश्रम है कहाँ पर? तो आपके महाराष्ट्र के वर्धा जिले में। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पवनार गांव में था। पवनार गांव में। ठीक है, पवनार गांव में आपका पवनार आश्रम किसने बनवाया? विनोबा भावे ने बनवाया था। ठीक है, और विनोबा भावे जी के यहीं पर क्या है आपका समाधि स्थल भी है। कहाँ पर है? समाधि स्थल। विनोबा भावे के समाधि स्थल पूछे कहाँ पर है? तो आपके पवनार आश्रम में ही है। ठीक है, इसे अगर पूछे पवनार आश्रम को विनोबा भावे ने किस लिए बनवाया था? तो इन्होंने इसे बनवाया था मतलब यहाँ पर महिलाओं के लिए इन्होंने बनाया था कि ऐसी महिलाओं के लिए बनवाया था जो कि आपके मीराबाई की तरह, किसकी तरह? मीराबाई की तरह अपने आप को साध्वी जीवन में रखना चाहते थे। अपने आप को साध्वी जीवन में रखना चाहते थे। उन महिलाओं के लिए उन्होंने पवनार आश्रम बनवाया। कहाँ पर बनवाया? महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पवनार गांव में बनवाया था। किसने बनवाया? आपके विनोबा भावे ने बनवाया था। और इनका समाधि स्थल भी पूछे कहाँ है? आपके पवनार आश्रम में इनका समाधि स्थल भी है। ठीक है, अगर पूछे विनोबा भावे का संबंध किससे है? तो इनका संबंध आपके भूदान आंदोलन से। भूदान आंदोलन से इनका संबंध। इसका संबंध विनोबा भावे का। ठीक है, ये इसके प्रणेता माने जाते हैं। ठीक, किसके? भूदान आंदोलन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ठीक है, ऑप्शन दिया आपको आई डू व्हाट आई डू, ऑप्शन बी दिया आपका द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसीज डार्केस्ट आवर। ठीक, ऑप्शन सी दिया आपका द अनसीन इंदिरा गांधी, और ऑप्शन डी दिया द मिनिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस। ठीक, किसकी बात कर रहा है? आरबीआई की। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा अगर पूछे कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? ये लिखी गई थी आई डू व्हाट आई डू। कौन सी थी? आई डू व्हाट आई डू पुस्तक किसकी है? तब के रघुराम राजन की। ठीक है, अगर पूछे आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर थे? आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर थे? आपके 23वें नंबर के गवर्नर थे। 24वें नंबर कौन थे? थे आपके उर्जित पटेल थे। कौन थे? उर्जित पटेल जी आपके 24वें नंबर थे। वर्तमान में पूछे 25वें नंबर के कौन है? तो ये आपके शक्तिकांत दास जी हैं। कौन है?
शक्तिकांत दास जी आपके वर्तमान में आपके 25वें नंबर के किसके आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक, आरबीआई की स्थापना कब हुई तो 1935 में हुई थी। एक्ट कब था 1934 का अधिनियम था। ठीक है, इस कब का था 1934 का अधिनियम था। अगर पूछा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग है। ऑप्शन ने दिया आपको अंशु मिश्रा, ऑप्शन बी दिया आपका अंशु सिन्हा, ऑप्शन सी दिया आपका अरुणिमा सिन्हा और ऑप्शन डी दिया आपका पूर्णा। किसकी बात करें? माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई कितनी है? 8,848 मीटर। 8,848 मीटर ऊंची चोटी है। ठीक है, कौन? माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। ठीक है, तो पूछा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग है कौन है? पहली भारतीय दिव्यांग कौन है? तो यह आपके अरुणिमा सिन्हा है। कौन है? अरुणिमा सिन्हा। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। इन्होंने मतलब कब माउंट एवरेस्ट को फतह किया? तो 2013 में। कब? 2013 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला बन गई थी। ठीक है, और इन्हें इसी के लिए मतलब इसके लिए इन्हें 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 2015 में। ठीक है, इसके द्वारा भारत सरकार के द्वारा। ये आपका पद्मश्री जो है भारत का मतलब चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। पहला सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा क्या है? पद्मश्री है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दिया आपको नीलगिरी, ऑप्शन बी दिया आपका अन्नामलाई, ऑप्शन सी दिया आपका इलायची और ऑप्शन डी दिया आपको सह्याद्री। तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से अगर पूछे किस नाम से जाना जाता है तो जाना जाता है आपको सह्याद्री के नाम से। किसके नाम से? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, और ये पहाड़ी के अगर पूछे पहाड़ी श्रृंखला के पूछे लंबाई कितनी है तो लगभग 1600 किमी इसकी लंबाई है। 1600 किमी इसकी लंबी मतलब इसकी लंबाई है, जो आपकी जैव विविधता का समृद्ध क्षेत्र है। ये आपके जैव विविधता का समृद्ध क्षेत्र है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम है? कुसुम कार्यक्रम। ठीक है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है दिया आपका महिलाओं की सुरक्षा, ऑप्शन बी दिया आपका महिलाओं और युवाओं के लिए स्टार्टअप, ऑप्शन सी दिया सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और ऑप्शन डी दिया आपका देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना। ठीक है, तो पूछा था क्या रहा है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है आपका सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? ऑप्शन है दिया आपका आइजोल, ऑप्शन बी दिया आपका कोहिमा, ऑप्शन सी दिया आपका ईटानगर और ऑप्शन डी दिया आपका इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ पर अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? जबकि कोहिमा नागालैंड। ठीक, नागालैंड, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। कहाँ खोला? कोहिमा में खोला है। अगला क्वेश्चन दिया कि फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप जो है आपको किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन दिया आपको कुश्ती, ऑप्शन बी दिया आपको वाटर पोलो, ऑप्शन सी दिया फुटबॉल और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। फेडरेशन कप की बात करें तो किस खेल से संबंधित है? तो आपके फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया कि कौन सा राज्य भारत का पहला सहकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? कौन सा राज्य जो आपके भारत का पहला सहकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? ऑप्शन है दिया आपको उत्तराखंड, ऑप्शन बी दिया आपका मध्य प्रदेश और ऑप्शन सी दिया आपका महाराष्ट्र और ऑप्शन डी दिया आपका उत्तर प्रदेश। तो भारत का पहला
सहकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित कौन सा राज्य करेगा? तब करेगा आपको उत्तराखंड। उत्तराखंड करेगा। किसके लिए करेगा? अनाथ बच्चों के लिए करेगा। यह अनाथ बच्चों के लिए मतलब पहला मतलब अनाथ बच्चों के लिए मदर मिल्क मतलब सहकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने वाला पहला राज्य बन चुका है। कौन? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक है। ऑप्शन दिया आपका ग्लैक्टोज, ऑप्शन बी दिया सुक्रोज, ऑप्शन सी दिया आपका माल्टोज और ऑप्शन डी दिया आपका फ्रक्टोज। तो शहद का अगर पूछे शहद का प्रमुख घटक कौन है तो यह आपका फ्रक्टोज है। कौन है? फ्रक्टोज है। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किसी की मतलब किसकी कमी के कारण पेलाग्रा की बीमारी होती है। ऑप्शन दिया होगा विटामिन B3, ऑप्शन बी दिया आपका विटामिन B1, ऑप्शन सी दिया होगा विटामिन B2 और ऑप्शन डी दिया विटामिन B6। ठीक, तो अगर पूछे पेलाग्रा मतलब किस विटामिन के कारण, किस विटामिन की कमी के कारण होता है तो होता है विटामिन B3 यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है तो ये आपका नियासिन है। क्या है? नियासिन जो है आपके विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। इसका विटामिन B3 का रासायनिक नाम अगर पूछे क्या है तो आपके नियासिन है। ठीक, विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछे क्या है तो आपके थायमिन। विटामिन B1 का तो आपका थायमिन है। क्या है? थायमिन है। और विटामिन B2 की बात करें तो आपका राइबोफ्लोविन है। राइबोफ्लोविन यह किसका है? विटामिन B2 का। विटामिन B6 की बात करें तो आपका पायरिडॉक्सिन है। पायरिडॉक्सिन। ठीक है, इसी प्रकार अगर बात करें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है तो ये आपका रेटिनाल। क्या है? रेटिनाल। विटामिन बी की बात करें, विटामिन बी का क्या होगा? आपका थायमिन हो गया, थायमिन। और विटामिन सी की बात करते हैं इसका हो गया आपका स्कारबिक अम्ल, स्कारबिक अम्ल। ठीक है, और विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी का है आपका कैल्सीफेराल, कैल्सीफेराल। ठीक, और किसका है? विटामिन डी। विटामिन ई की बात करें, विटामिन ई की बात करते हैं आपका टेकोफेराल, टेकोफेराल। और इसके बाद आपका विटामिन के, विटामिन के का है आपका फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। यह आपका विटामिन के का रासायनिक नाम है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से लाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे। ऑप्शन दिया आपको कैल्को, ऑप्शन बी दिया कैलिको, ऑप्शन सी दिया आपका कोटेक्स और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से मतलब कालीकट से जो आपके सूती वस्त्र ले जाते थे वो यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? उसे कैलिको कहते थे। क्या कहते थे? कैलिको कहते थे। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया आपके निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होता है। ऑप्शन दिया भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी दिया अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक, ऑप्शन सी दिया आपका भारत के राष्ट्रपति और ऑप्शन डी दिया आपका राज्यपाल। तो जो आपका पूछा है निम्नलिखित में कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष कौन होता है? तो होते हैं आपके भारत के राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया आपका WWC का पूर्ण रूप क्या है। WWC का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन दिया आपका वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ऑप्शन बी देखो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोलिडेशन और ऑप्शन सी देखो वर्ल्ड वाइड वेब मतलब वर्ल्ड वाइज वेब कंसोर्टियम और ऑप्शन डी दिया आपका वर्ल्ड वाइज वेब कंसोलिडेशन। ठीक है, तो पूछा WWC का अगर कुछ पूर्ण क्या होता है तो होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर पूछे WWC का अगर पूछे गठन कब हुआ था तो हुआ था 1954 में हुआ था और इसकी बात करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना किस वर्ष की गई? भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई? ठीक, ऑप्शन है दिया आपका 1977, ऑप्शन बी दिया आपका 1975, और ऑप्शन सी दिया आपका 1980, और ऑप्शन डी दिया 1965। किसकी बात कर रहे हैं? आर्थिक जनगणना। भारत में अगर पूछे भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना अगर पूछे किस वर्ष की गई थी, तो की गई थी 1977 में। कब? 1977 में। पहली हुई थी आपकी 1977 में। अगर पूछे छठी कब हुई, छठी हुई थी आपकी 2013 में। कब हुई? 2013 में आपकी छठी हुई थी। और पहली कब हुई थी? पहली हुई थी आपकी 1977 में। 1977 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, 26 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में नव वर्ष वेस्तु वर्ष, कौन सा वर्ष है? वेस्तु वर्ष मनाया गया है? ऑप्शन है आपका हरियाणा, ऑप्शन बी दिया आपका उड़ीसा, ऑप्शन सी दिया गुजरात, और ऑप्शन डी दिया आपका केरला। ठीक, तो किसकी बात का वेस्तु वर्ष पूछे कब मनाया गया? 26 अक्टूबर 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो मनाया गया था गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया, कौन सा आईआईटी तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापित करेगा? ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी दिया आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी दिया आपका आईआईटी रुड़की, और ऑप्शन डी दिया आपका आईआईटी दिल्ली। तो पूछे अगर से कौन सा आईआईटी जो आपके तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापित करेगा, तो आपका आईआईटी मद्रास है। कौन सा? आईआईटी मद्रास, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।